स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग होता है जैसे हमारे पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग होता है। वैसे भी जब भी आप किसी शेयर्स में या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हो उसमें भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अब ये कंपाउंडिंग स्टॉक्स में कैसे होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशंस के जरिए देखेंगे कि किसी भी स्टॉक में जब हम निवेश करते हैं तो उसमें हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है पहले साल में या फिर पहले क्वार्टर में, उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर या फिर दूसरा साल आता है, आपका जो इंटरेस्ट है आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा और आपको उस पर और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा और इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि कंपाउंडिंग में और सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग समझने के लिए हमने यहाँ पे 5 साल का एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम दोस्तों वन टाइम डिपॉजिट करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम कंसिस्टेंटली देखेंगे कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है हर साल और उसके हिसाब से आपका बैलेंस कितना होता है वो भी हम देखेंगे। तो समझो अगर आपने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया है इनिशियली और आपको जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है 5% एनुअली। तो यहाँ पे हम 5% जो है ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक कॉपी कर देते हैं। ये 5% का इंटरेस्ट आपको कंसिस्टेंटली मिलते जाएगा ईयर 1 से ईयर 5 तक, यानी कि 5 साल तक के लिए। अब आपका बैलेंस कितना होता है, तो 1 साल के बाद आपका जो बैलेंस है वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका बैलेंस लिया जाएगा जो कि आपका डिपॉजिट है इनिशियली, मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका इंटरेस्ट है उससे और फिर डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपको 5000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। इस इंटरेस्ट पे आपका जो डिपॉजिट है उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में मैं यहाँ पे डिपॉजिट को भी ऐड कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,05,000 रुपीज का आपका बैलेंस होता है, 5% जो है 1 लाख रुपीज पे 5,000 होता है और वही 5,000 रुपीज आपके बैलेंस में ऐड कर दिया है। अब दोस्तों पहले साल में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे साल से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिखने लगेगा। अब दूसरे साल से क्या होगा, ये जो डिपॉजिट्स है इसको मैं 0 कर देता हूँ, जो कि दूसरे साल से 5वें साल तक है, क्योंकि हम कोई भी डिपॉजिट्स नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ वन टाइम डिपॉजिट किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप डिपॉजिट्स भी करते हो तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग का। तो चलिए वो देख लेते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जब दूसरे साल के लिए आपका बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि है 1,05,000 रुपए और ना कि सिर्फ 1 लाख रुपए पे। वो कैसे होगा कि आपका ये जो बैलेंस है उसको कंसिडर किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका इंटरेस्ट से यानी कि 5% से और डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे तो इतना आपको इंटरेस्ट मिला है, ये वाला इंटरेस्ट आपके ये वाले बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो पहले साल में आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, दूसरे साल में आपका इंटरेस्ट बढ़ के हो गया है 5,250 रुपए। ये ऊपर के 250 रुपए आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट था पहले साल का वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया गया है और उस बैलेंस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस पे भी अगर हम बैलेंस को ऐड करेंगे तो मैं प्लस करके ये वाला बैलेंस ऐड कर देता हूं, तो आपका 1,10,250 रुपए का बैलेंस होता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से बाकी के सेल्स में भी मैं ये फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,27,628.2 रुपीज का आपका टोटल बैलेंस होता है 5 साल के बाद। दोस्तों ये क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको जैसे कि दिख रहा है, इसमें आपका जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया है। अब दोस्तों अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैं SI बैलेंस करता हूँ, जो कि है आपका सिंपल इंटरेस्ट का बैलेंस। तो यहाँ पे अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है 5% के हिसाब से, तो इस डिपॉजिट पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय 100। अब दोस्तों 5,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला है। अब दूसरे साल में भी 5% का जो इंटरेस्ट है वो आपको सिर्फ 1 लाख डिपॉजिट पे ही मिलेगा। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ये आपका 1 लाख का डिपॉजिट हो गया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया है 5% से यहाँ पे और फिर डिवाइड किया है 100 से।
तो दोस्तों आपको 5000 का इंटरेस्ट मिला। इसी प्रकार से बाकी के सेल्स में भी मैं ये फॉर्मूला एक्सटेंड कर देता हूं, तो आपको सिर्फ 5000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने। तो दोस्तों इसका जो टोटल होगा वो होगा सिर्फ 25,000 रुपए। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 27,628.2 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, जो कि ज्यादा है कंपेयर टू जो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। क्या आपको पता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है? जी हाँ, हर क्वार्टर में जो भी आपका इंटरेस्ट मिलता है आपके बैलेंस पे, उस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस में, और उसके बाद जो भी आगे आने वाले क्वार्टर्स है आपको उस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब तक हमने कंपाउंडिंग का मतलब समझ लिया, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी समझ लिया। तो अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में जहां पे हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, उनके जो यूनिट्स है वो खरीदते हैं हम अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करके, तो उसमें हमें कंपाउंडिंग कैसे मिलता है? क्योंकि जो भी यूनिट्स हम खरीदते हैं उसको बेचने के बाद जो अमाउंट हमें मिलना चाहिए एज अ मैच्योरिटी अमाउंट, अगर प्राइस ऊपर गया तो हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं, प्राइस अगर नीचे गया तो नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये तो सीधा सा फंडा है, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग कहां पिक्चर में आता है? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं हम कैलकुलेशंस के जरिए। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम ये 5 साल का एग्जांपल लेने वाले हैं। और दोस्तों स्टॉक में रिटर्न्स कैलकुलेट करके हम चेक करेंगे कि इसका रिटर्न्स जो है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें ईयरली कंपाउंडिंग होता है, उसके साथ इसका रिटर्न्स मैच होता है क्या नहीं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल समझने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है ये बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसे ही हर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे जाते रहता है। दोस्तों डिपेंड करता है कि उनकी अर्निंग्स कितनी है। लेकिन दोस्तों जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं उनका लंबे समय के लिए अगर आप देखो तो रिटर्न्स अच्छा खासा आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने जनवरी 2020 में निवेश किया होता और यहाँ पे आके मार्च में 2020 में ही अपना जो पैसा है वो निकाला होता, तो दोस्तों आपको लॉस हो सकता था। लेकिन अगर आप उन यूनिट्स को रिटेन करते हो आज की डेट में यानी कि 2022 तक, तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे जाते रहता है। एक साल में आपको हो सकता है कि 20% का रिटर्न मिले, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पहले साल में 20% का रिटर्न अज्यूम करते हैं। दूसरे साल में दोस्तों समझो अगर आपको 2% का रिटर्न मिलता है, तीसरे साल में समझो 10% का रिटर्न मिला, चौथे साल में 4% का, और पांचवें साल में 15% का। तो दोस्तों ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। हर एक स्टॉक का अलग अलग रिटर्न होता है हर एक साल में। कोई स्टॉक्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं, लेकिन अगले साल हो सकता है कि उनको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिटर्न्स भी मिले। तो दोस्तों यहाँ पे हम इन रिटर्न्स के साथ कैलकुलेशन करके चेक करते हैं। तो समझो आपका जो इनिशियल प्राइस है स्टॉक का वो 10 रुपए का है, तो पहले साल में 10 रुपए का हो गया। अब दोस्तों दूसरे साल में कितना होगा? दूसरे साल की शुरुआत में क्योंकि आपको पहले साल में 20% का रिटर्न्स मिला, तो 10 का जो प्राइस है वो 20% से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि हम इस प्राइस को कंसिडर करेंगे, ये वाला प्राइस जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको रिटर्न्स के साथ, यानी कि ये वाला रिटर्न्स, और फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज का प्राइस है उसका 20% है 2 रुपीज। अब दोस्तों इसमें हमें जो प्रीवियस प्राइस है उसको भी ऐड करना होगा, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम प्लस करेंगे इस वाले प्राइस को, तो आपका 12 रुपीज का प्राइस हो गया दूसरे साल में। वैसे ही दोस्तों तीसरे साल में क्या होगा कि आपका ये जो 12 रुपीज का प्राइस है इस पे आपको 2% का रिटर्न मिला है, तो इसको हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसी को एक्सटेंड कर देता हूं मैं, तो 12.24 रुपीज का प्राइस होता है। दोस्तों ऐसे करके 5 साल बाद यानी कि छठे साल में आपको यहाँ पे 16.10294 का रिटर्न्स मिल रहा है। यहाँ पे हम ईयर 6 का भी लेबल डाल देते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके प्राइस है ईयर 1 से लेके ईयर 6 तक। तो समझो अगर आपने ईयर 1 में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हैं। तो दोस्तों 1 लाख रुपए पे आपका 10 रुपए का प्राइस है, आपको पता है, तो आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे? तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसको हम लेंगे, डिवाइड करेंगे प्राइस के साथ जो कि करंट प्राइस है। तो दोस्तों इतना यूनिट्स आपको मिला है, यानी कि 10,000 यूनिट्स मिले हैं आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि प्राइस जो था आपका 10 रुपए का था। तो दोस्तों आगे आने वाले सालों में आपका ये जो बैलेंस है वो कितना होगा? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अब आपका प्राइस हो गया है 12 रुपीज का, तो ये 12 रुपीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके यूनिट्स के साथ ताकि हमें टोटल अमाउंट मिले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालता हूँ, आपका 12 रुपीज का प्राइस है, आप मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करोगे 10,000 यूनिट से तो यहाँ पे आपका 1,20,000 होता है। तो इसका मतलब ये है कि साल के शुरुआत में यानी कि दूसरे साल के शुरुआत में अगर आप ये 10,000 यूनिट्स को बेचते हो 12 रुपए के हिसाब से तो आपको 1,20,000 रुपीज मिल सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आपका स्टॉक्स का जो बाइंग और सेलिंग है वो काम करता है, यानी कि आप बाय करते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे और सेल करते हो दूसरे प्राइस पे। आपका जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा हाई होना चाहिए कंपेयर टू बाइंग प्राइस, ताकि आपका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव में आए। अगर वो लेस होता है दोस्तों तो चांसेस हैं कि आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस सेल में ये जो 10,000 रुपीज है उसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आगे आने वाले ईयर्स में भी हम ये फॉर्मूला को ड्रैग कर सकें। अब दोस्तों ये जो बैलेंस है इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये फॉर्मूला जो है अपने आप एप्लीकेबल हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो तीसरे साल में अगर आप बेचते हो इनको तो आपको अमाउंट मिलेगा वो है 1,22,400 रुपए। चौथे साल में हो जाता है 1,34,640 रुपीज, जो कि इस पर्टिकुलर प्राइस के हिसाब से है अगर आप 10,000 यूनिट को बेचते हो। पांचवें साल में है आपका 1,40,025.6 रुपीज और छठे साल में है आपका 1,61,029.4 रुपीज, जो कि आपको इस रिटर्न्स के हिसाब से मिला है। दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जिस भी साल में आपने ये 10,000 यूनिट बेचे हैं उन ईयर्स का वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यही सेम चीज हम अपने पीपीएफ के कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पीपीएफ जो है उसमें ईयरली कंपाउंडिंग मिलता है। तो पीपीएफ का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैल्सी ब्लॉग। फिनकैल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस होम पेज में आपको ये कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम पीपीएफ कैलकुलेटर पे आएंगे। या तो आप ये पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अपना पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिटेशन डाली है कि 0 से लेके 10% तक की आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि उतने ही रेंज में पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे डाउनलोड पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। तो एक न्यू विंडो में आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल से आप बहुत ही आसानी से पीपीएफ का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको डाउनलोड पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला डाउनलोड का लिंक है दोस्तों। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एक्सेल कैलकुलेटर जो है डाउनलोड कर सकते हो और कुछ इस प्रकार से ये जो पीपीएफ का कैलकुलेटर है वो दिखेगा। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि जो अमाउंट हमने यहाँ पे डाला है 1 लाख रुपीज का, वही सेम अमाउंट हम हर एक साल में डालकर चेक करेंगे कि इन रिटर्न्स के साथ हमको ये जो बैलेंस का अमाउंट है वो वैसे ही दिख रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे, डिपॉजिट जो है हमारा 1 लाख रुपीज का है, हमारा इनिशियल बैलेंस जो है वो 0 है। अब दोस्तों पहले साल में आपको कितना रिटर्न्स मिला यहाँ पे 20% का। तो यही सेम चीज मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का जो कॉलम है यहाँ पे मैं 20% डाल देता हूँ। अब दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये साल का इंटरेस्ट रेट है। जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, वहां पे हम इंटरेस्ट रेट को ले रहे हैं और डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं ताकि हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिले और उसी पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो। तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट डालना है, ऑटोमेटिकली मंथली इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होते रहेगा। ये पूरा कैलकुलेशंस मैंने अलग से भी समझाया है मेरे पीपीएफ के कैलकुलेशन के वीडियो में, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लाख के डिपॉजिट पे लास्ट में जो आपका बैलेंस आता है और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट होता है वो होता है 20,000, बैलेंस है 1,20,000 रुपीज। और यही सेम चीज आपको यहाँ पे एज अ बैलेंस दिख रही है जब आप 10,000 यूनिट्स को बेचते हो 12 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि हम ये वाला अमाउंट लेंगे 1,20,000 रुपीज का एज अ बैलेंस हम यहाँ पे डालेंगे। लेकिन दोस्तों दूसरे साल में हमने कोई भी डिपॉजिट नहीं किया है तो इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब ये 0 कर दिया हमने और इंटरेस्ट रेट को भी अपडेट करना पड़ेगा कि सेकेंड ईयर में हमें 2% का रिटर्न मिला है। तो इस चीज को मैं कॉपी करता हूं और 2% का इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। टोटल बैलेंस हो जाता है दूसरे साल के बाद वो है 1,22,400 और दोस्तों यही सेम चीज यहाँ पे दिख रही है 1,22,400। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू कॉपी करेंगे, बैलेंस में डालेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तीसरे साल का जो रिटर्न्स है 10% का रिटर्न्स है, हम यहाँ पे
कॉपी करेंगे इंटरेस्ट रेट के कॉलम में, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब आपका बैलेंस हो गया 1,34,640 रुपीज, जो कि सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 1,34,640 रुपीज। दोस्तों ये चीज प्रूफ करती है, यानी कि ये जो नंबर है ये पीपीएफ के कैलकुलेशन के साथ मैच कर रहा है। ये चीज प्रूफ करती है कि हाँ स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग हो रहा है, क्योंकि इनके नंबर्स मैच कर रहे हैं इनके रिटर्न्स के साथ। यहाँ पे मैंने यूनिट्स को कंसिडर किया है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। हर महीने का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है और वो सारा इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं, और उस इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद हम बैलेंस में भी उसको ऐड कर देते हैं, और उस बैलेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं दूसरे साल के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम वापस से इस चीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ताकि हमें अगले साल का रिटर्न भी मिले। अगले साल का जो रिटर्न हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो है 4% का, तो इस चीज को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के कॉलम में डालूंगा, पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पे आता है आपका 1,40,026 रुपीज, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 1,40,025.6 रुपीज। अब दोस्तों ये लास्ट ईयर का भी रिटर्न हम कंसिडर करते हैं, तो उससे पहले हमको ये बैलेंस जो है कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे इस बैलेंस में पेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हमको ये 15% का जो रिटर्न है वो कॉपी करना होगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को कॉपी कर दिया मैंने, तो आपका जो फाइनल बैलेंस है वो हो जाता है 1,61,029 रुपीज 5 साल के बाद, और यही सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रही है 1,61,029 रुपीज 5 साल के बाद 6th ईयर के शुरुआत में। और दोस्तों इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि हाँ स्टॉक मार्केट में भी कंपाउंडिंग हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, ये जो बैलेंस है आपके पीपीएफ के कैलकुलेटर के साथ भी मैच हो रहा है। दोस्तों इसके अलावा ये जो रिटर्न्स हमने अज्यूम किए हैं, यहाँ पे आप एक्चुअल रिटर्न्स लेकर भी चेक कर सकते हो कि पहले साल में और फिर दूसरे साल में, तीसरे, चौथे, पांचवें साल में, या फिर जितने भी सालों तक आप इन्वेस्ट करते आ रहे हो उनके एक एक साल का रिटर्न्स कितना हुआ है, और उसके हिसाब से आपका जो बैलेंस है, जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो बैलेंस कितना होता है। तो दोस्तों उस चीज के साथ आप कंपेयर कर सकते हो पीपीएफ कैलकुलेटर के साथ कि वो नंबर आपका मैच हो रहा है या नहीं, और अगर मैच होता है तो कंपाउंडिंग जो है स्टॉक मार्केट में होता है। अब अगर आपको कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्ट अर्ली, यानी कि स्टार्ट अर्ली। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको शुरू कीजिए। जो इंसान 35 साल का है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है 60 साल तक, और दूसरा इंसान समझो 25 साल का है और वो भी शुरू करता है और 60 साल तक कंटिन्यू रखता है, तो दोस्तों जो 25 साल का होता है उसके पास ज्यादा पैसे होंगे एट द एंड ऑफ 60 इयर्स कंपेयर टू जो 35 साल का है। तो जितना जल्दी हो सके आपको उतना आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको शुरू करना चाहिए। डजंट मैटर अगर आप 30 साल के या फिर 35 साल के भी हो, आपका जो कंपटीशन है वो आपके अगेंस्ट है और किसी के साथ नहीं है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी खुद से ही शुरू कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। तो दोस्तों कंसिस्टेंटली आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो होते रहना चाहिए। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहां पे आप डिसिप्लिन्ड मैनर में हर महीने किसी भी स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहते हो। अब एसआईपी के जरिए आपका कंपाउंडिंग कैसे होता है और इसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। दोस्तों जब भी मार्केट नीचे जाता है, डर के मारे आपके जो स्टॉक्स के यूनिट्स है या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है आपको बेचने नहीं चाहिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि लंबे समय के लिए जब मार्केट ऊपर आएगा तो जो आपके यूनिट्स आपने होल्ड करके रखे हुए हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकें। इसके अलावा दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं एसआईपी के रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड। इसमें कंपाउंडिंग कैसे होता है, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो एसआईपी के द्वारा या फिर लमसम के द्वारा, एसटीसीजी या फिर एलटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जो कैलकुलेशंस है वो भी मैंने अलग वीडियोस में समझाए हुए हैं। तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।